नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली विधानसभा का चुनाव एक बड़े रोचक मोड़ पर आ गया है। मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा से पहले शायद इस तरह के समीकरण या इस तरह के ध्रुवीकरण की उम्मीद बहुत कम लोगों को होगी। सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा, चुनाव नतीजे को ये कितना प्रभावित करेगा। आपने पिछले 2-3 दिनों की अगर खबर देखी हो तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में समाजवादी पार्टी और उसके अलावा उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, ये कम से कम 3 पार्टियां खुले तौर पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ गई। ये एक जो है माहौल बनाने के लिए अगर आप कहें तो अब आप इसके अर्थ निकालिए जरा। याद कीजिए, अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को गद्दार कहा था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से जवाब आया था कि हमारा जो इंडी गठबंधन है उसके साथी दलों से कहेंगे कि कांग्रेस को गठबंधन से निकाल दे। उसके बाद मामला लग रहा था कि शांत हो गया, लेकिन पर्दे के पीछे गतिविधियां चल रही थी। अरविंद केजरीवाल का ज्यादा प्रभाव है इंडी गठबंधन में, क्या ये कह सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से ज्यादा प्रभाव होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का इंडी गठबंधन में विरोध क्या कांग्रेस से ज्यादा है? बिल्कुल नहीं। इंडी गठबंधन में अगर परेशानी किसी पार्टी से है बाकी दलों को, तो वो एकमात्र पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। और उस कांग्रेस पार्टी में भी ज्यादा परेशानी है राहुल गांधी से। तो अब ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं, इनको आप इस नजरिए से देखिए कि ये राहुल विरोधी जो राजनीतिक जमावड़ा है वो एक साथ आया है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में क्यों? आखिर ये जमावड़ा महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगा, ये हरियाणा में क्यों नहीं लगा, ये जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लगा और ये झारखंड में क्यों नहीं लगा? तो दिल्ली की परिस्थिति जो है, आप इससे समझिए कि अरविंद केजरीवाल, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, पहला चुनाव है उनके राजनीतिक जीवन का जिसमें वो एक भ्रष्टाचार के आरोपी के रूप में मैदान में है। इससे पहले वो अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, कभी सबूत नहीं दिया, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप रोज लगाते थे, बड़े बड़े भ्रष्टाचार का आरोप। और 2013 और 2015 में तो कहते थे सरकार आएगी सबको जेल भेज दूंगा। उसमें से कई लोगों ने, जिन्होंने मुकदमा कर दिया, उनसे माफी मांगनी पड़ी उनको। जिन्होंने मुकदमा नहीं किया उनकी बात छूट गई, लेकिन जिन्होंने मुकदमा नहीं किया उनके खिलाफ भी उन्होंने कोई सबूत दिया नहीं। एक्शन की बात तो बहुत दूर की है। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का यह हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि ये चुनाव 2020 से कैसे फर्क है, 2025 के चुनाव में क्या फर्क है, अंतर क्या है? 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबका मानना था कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बन रही है। उम्मीद यह थी कि उसकी सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन जितनी उम्मीद कांग्रेस और बीजेपी को थी उतनी सीटें कम नहीं हुई। 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। पिछली बार मतलब 2015 में 67 जीती थी, 5 सीटें कम हो गई। उससे सरकार के बहुमत पर कोई असर पड़ता नहीं, सरकार की स्थिरता पर कोई असर पड़ता नहीं। ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल की जो नौटंकी की राजनीति है, वो पूरे 5 साल इस बात की नौटंकी वो और उनकी पार्टी के लोग करते रहे कि बीजेपी हमारी सरकार गिराना चाहती है। कभी 10 करोड़ में कहते थे एमएलए खरीद रही, कभी 15 करोड़, कभी 25 करोड़, ये संख्या बढ़ती रहती थी। लेकिन कभी एक विधायक भी सबूत के तौर पर पेश नहीं किया। यह विधायक है जिसको बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश की। और बीजेपी इतनी भी नासमझ नहीं है कि वो 70 में से 62 सीटों वाली पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगी। उसको मालूम है कि उसका नतीजा क्या होगा। तो ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को इस तरह के गिमिक करने में मजा आता है कि बीजेपी ने कई जगह जो है पार्टियों को तोड़ा, तो ये आरोप तुरंत चिपक जाएगा। लोग मान लेंगे कि हां, आम आदमी पार्टी को भी तोड़ने की और दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, जिसमें कोई सच्चाई दूर दूर तक नहीं थी। ये खुद अरविंद केजरीवाल को भी पता था। लेकिन नैरेटिव बनाने के लिए झूठ जो है कुछ दूर तक तो चलता ही है। जब सच सामने आएगा तब देखेंगे, तब नया झूठ बोल देंगे। यह अरविंद केजरीवाल की राजनीति का मूल आधार है
कि एक झूठ बोलो, जहां तक वो चले चलने दो, जब वो झूठ गिर जाए तो नया झूठ बोल दो, फिर वो कुछ दूर चलेगा। इस तरह से वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, यानी अपना नैरेटिव बना लेते हैं। इस बार मुश्किल हो रही है। अब सवाल यह है कि ये लोग जो मिले हैं, जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए हैं, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या फिर उद्धव ठाकरे, इनके कहने पर दिल्ली में 5 वोट भी नहीं पड़ने वाले। तो अरविंद केजरीवाल को 1 वोट का भी फायदा नहीं होने जा रहा है इनके आने से। इनके चाहे प्रचार करें न करें, समर्थन की घोषणा करें, अखिलेश यादव तो प्रचार करने भी आ गए। अब इन सब की राजनीति को समझिए, अलग अलग राजनीति को, और उसके केंद्र में रखिए आप अरविंद केजरीवाल को, कि अरविंद केजरीवाल आखिर इन लोगों का समर्थन मांगने गए क्यों। 2013 में, 2015 में, 2020 के चुनाव में तो किसी पार्टी से समर्थन मांगा नहीं। उसके अलावा जो है, आप आइए 2024 पर, लोकसभा का चुनाव, जिस पार्टी के पास 70 में से 62 विधानसभा सीटें हों, उसको अगर लोकसभा चुनाव के लिए समझौता करना पड़े कांग्रेस पार्टी से, 7 में से 3 सीटें देना पड़े, तो आप समझिए कि वो पार्टी कमजोर विकेट पे खड़ी है। तो लोकसभा चुनाव के पहले से अरविंद केजरीवाल को पता चल गया था कि उनके लिए 2025 का चुनाव आसान नहीं होने जा रहा है। अब वो जीतेंगे हारेंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं आज, अभी समय है, उसका अंदाजा धीरे धीरे लगेगा। लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल को पता था कि वो लगातार कमजोर हो रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा कारण है उनका भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पहले शराब घोटाला था, शराब घोटाले से जो है पिंड छूटा नहीं, उसमें जेल चले गए और जमानत पर रिहा है, कि शीश महल का मुद्दा आ गया। शीश महल का मुद्दा चल ही रहा था, केवल आरोप प्रत्यारोप के दायरे में था कि सीएजी की रिपोर्ट आ गई उस पर। तो यही सीएजी की रिपोर्ट्स ले लेकर तो अरविंद केजरीवाल 2012-13 में घूमते थे कि देखिए कांग्रेस के इस मंत्री ने, कांग्रेस के इस बाग ने, कांग्रेस की सरकार ने ये घोटाला किया, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। आज उसी सीएजी की रिपोर्ट पर कुछ बोलने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं है। लेकिन मामला केवल इतना नहीं है, 2 पक्ष हैं, ये जो समर्थन करने आए हैं और जिसने समर्थन लिया है, उन दोनों पक्षों पर विचार करना पड़ेगा। तो पहले जो लोग समर्थन करने आए हैं, जो समर्थन करने आए हैं वो मुस्लिम मतदाताओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ है हम उसके साथ हैं, और मुस्लिम मतदाता उसी के साथ है जो बीजेपी के खिलाफ है। इस इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई कंफ्यूजन की, कोई संदेह की, किसी भ्रम की गुंजाइश ही नहीं है। जो बीजेपी के खिलाफ है, मुसलमान देश का उसके खिलाफ है। तो ये एक इक्वेशन बड़ी साफ हो गई। अगर मुसलमान का समर्थन चाहिए, उसका वोट चाहिए, तो आपको बीजेपी का विरोधी होना पड़ेगा, और विरोधी होना पड़ेगा केवल अपने राज्य तक। ये घटना बताती है अपने राज्य तक सीमित मत रहिए, बाहर भी जहां बीजेपी को कमजोर कर सकते हो, बीजेपी के खिलाफ जो लड़ रहा हो, उसकी मदद कीजिए। तो इसलिए जो है ये लोग समर्थन करने आए हैं, इनको अपने राज्यों की चिंता है। 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव होना है, और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है। अब आप कहेंगे कि फिर उद्धव ठाकरे क्यों आए, वहां तो चुनाव अब 2029 में होगा। उससे पहले स्थानीय निकाय, खासतौर से बीएमसी का चुनाव होने वाला है, और बीएमसी के चुनाव में अगर मुस्लिम वोट उद्धव ठाकरे की पार्टी को नहीं मिलेगा, तो आप मानकर चलिए बीएमसी की सत्ता से उद्धव ठाकरे की पार्टी दूर हो जाएगी। और बीएमसी जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी का ब्रेड एंड बटर है, उसी से पार्टी चलती है, उसी से परिवार चलता है। तो उसको हारना उद्धव ठाकरे अफोर्ड नहीं कर सकते। बीएमसी का चुनाव हार गए, बीएमसी ही नहीं मतलब पूरे प्रदेश में जो है स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, लेकिन बीएमसी सबसे महत्वपूर्ण है। कई राज्यों के बजट से बड़ा बजट है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो इसलिए उसको खोने का जोखिम जो है उद्धव ठाकरे नहीं उठा सकते, और उस पूरी स्कीम में मुस्लिम वोटों का बड़ा महत्व है। अब उन्होंने एक पहले तो घोषणा कर दी है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कांग्रेस से नाता तोड़ लिया, शरद पवार से भी नाता तोड़ लिया, और इन्हीं दोनों के कारण मुस्लिम वोट मिल रहे थे। तब उनको दिखाना जरूरी था कि देखो हम भाजपा के विरोध में अब भी हैं,
हम अब भी भाजपा विरोधी हैं और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में चाहे शरद पवार हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसका कोई बड़ा जनाधार नहीं है, उसकी कोई बड़ी ताकत नहीं है। तो अगर बीएमसी में बीजेपी को हराना है या महायुति कह ले, बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी को हराना है, तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। तो उद्धव ठाकरे इसलिए आए, ममता बनर्जी इसलिए आई कि उनके दो कारण हैं। एक, उनको राहुल गांधी की लीडरशिप के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव के रूप में एक घोषणा करनी थी कि यह गठबंधन चूंकि अघोषित रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहा है, इसलिए मुझे इसमें विश्वास नहीं है। तो हम अरविंद केजरीवाल का साथ दे सकते हैं, कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। कांग्रेस का फिर भी 1-8% वोट बंगाल में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो एक भी वोट नहीं है बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी चली आई क्योंकि ये संदेश मुसलमानों में है कि दिल्ली में अगर कोई बीजेपी से लड़ रहा है, बीजेपी को हरा रहा है लगातार 2 चुनाव से, तो वो अरविंद केजरीवाल है। इसलिए ममता बनर्जी आई। और फिर सवाल है कि अखिलेश यादव क्यों आए? 27 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए, 2027 मतलब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव डू और डाई वाला चुनाव है। उनका और उनकी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व उसी पर टिका है और उसके लिए वो नहीं चाहते कि कम से कम उनका जो MY समीकरण है उसमें कोई टूट हो। उनको डर कांग्रेस से है और उनका जो फीडबैक है अखिलेश यादव का दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली का मुसलमान तय करके बैठा है कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। तो उनको यह डर सता रहा है कि अगर ऐसा फैसला मुस्लिम समाज ने उत्तर प्रदेश में कर लिया, फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि मुस्लिम वोटों में जरा भी बंटवारा अखिलेश यादव के लिए फैटल साबित होगा। उस दुर्घटना से, उस चोट से वो उबर नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो अपना कुछ न होते हुए भी दिल्ली में आए हैं अरविंद केजरीवाल का साथ देने, कि देखिए जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, और बीजेपी से देखिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी लड़ नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल बीजेपी की बी टीम है। तो इस इक्वेशन को समझिए, ये सारा खेल मुस्लिम वोटों को लेकर हो रहा है। तो सवाल यह है कि दूसरा पक्ष मैंने जो कहा था, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इन लोगों को बुलाया, न्योता दिया, अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले से ही डरे हुए हैं। उनके डर का सार्वजनिक जो प्रकटीकरण है वो हुआ कांग्रेस के साथ अलायंस में। तमाम कोशिश के बावजूद राहुल गांधी से उनकी सीधी मुलाकात नहीं हो पाई। राहुल गांधी लगातार अरविंद केजरीवाल का अपमान करते रहे, फिर भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी से समझौता किया। मुझे याद नहीं है कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के साथ किसी रैली में साथ आए हों लोकसभा चुनाव में। दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली से बाहर तो होने का साथ कोई सवाल ही नहीं था। इसके बावजूद समझौता किया क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर लोकसभा चुनाव में, और वो घोषणा कर भी चुके थे कि भाई अगर सीटें सब जिता दोगे इस गठबंधन को तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो एक तरफ जेल का डर था, घोटाले के आरोपी कब जेल से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, कब सजा हो जाएगी, चुनाव से बाहर हो जाएंगे, इस सब का डर। ऊपर से यह डर कि 2025 तो सामने ही है, कुछ महीने बाद ही जो है विधानसभा का चुनाव होना है। तो एक संदेश मुस्लिम मतदाता को दिल्ली के देना था कि देखिए हम बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के भी साथ जाने को तैयार है, अपमान सहकर भी कांग्रेस का साथ देने को या कांग्रेस का साथ लेने के लिए तैयार है। तो अरविंद केजरीवाल को डर है कि अगर मुसलमान, जैसे उसने कर्नाटक में किया, तेलंगाना में किया, इन 2 राज्यों का खास तौर से जिक्र करना जरूरी है क्योंकि पूरा परिणाम बदल गया कि इन 2 राज्यों में जिस तरह से मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, कर्नाटक में तो फिर भी मजबूत स्थिति में थी कांग्रेस, तेलंगाना में तो बिल्कुल नहीं थी, लग भी नहीं रहा था कि वो सत्ता में आ सकती है। फिर भी चुनाव ऐसा पलटा कि कांग्रेस सत्ता में आ गई, राज्य बनने के बाद पहली बार सत्ता में आई। तो अखिलेश यादव को यह डर, जो उन्होंने गठबंधन किया लोकसभा चुनाव में, इसी डर के चलते किया, जिस डर के चलते अरविंद केजरीवाल ने किया कि मुस्लिम वोट न बंटने पाए, मुस्लिम वोट एकजुट रहे, चाहे अकेले हम लड़े
तब रहे या गठबंधन में रहे तब रहे। तो अखिलेश यादव जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम वोट में बंटवारा हो। तो सबसे बड़ी बात, जो भी इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करते हैं, दरअसल वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि मुसलमान वोट कैसे मिलेगा, और मुसलमान वोट पाने का एक ही तरीका है कि आप न केवल बीजेपी के विरोध में बोले, बल्कि विरोध करते हुए, लड़ते हुए दिखाई दे। तो अखिलेश यादव को लगा कि अगर उत्तर प्रदेश में ये करते हुए कांग्रेस पार्टी दिख गई तो मुस्लिम वोट उधर जा सकता है, और मुस्लिम वोट थोड़ा सा भी खिसका कांग्रेस की ओर तो अखिलेश यादव का सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो इन सब का डर है जिसने इनको साथ जोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल पहली बार जब से चुनाव लड़ रहे हैं, ये चौथा चुनाव उनका, 2013 में लड़े, 2015 में लड़े, 2020 में लड़े, ये 2025 है, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। हालांकि वो एक बार 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उस तरह से देखें तो उनका 5वां चुनाव है। पहली बार वो डरे हुए हैं, पहली बार उनके मन में डर है कि सत्ता जा सकती है। पहले से ही एक डर बैठा हुआ है कि जो केस चल रहा है उसके कारण अगर पार्टी जीत भी गई तो उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग असंभव सा है, क्योंकि उन्हें इस्तीफा ही इसीलिए देना पड़ा कि वो जमानत पर रहते हुए, जमानत की जो शर्तें, जिस शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है कि वो किसी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, कोई सरकारी निर्णय नहीं लेंगे, कैबिनेट की बैठक नहीं लेंगे। इन शर्तों के साथ तो वो सरकार चला नहीं सकते। तो इसीलिए उनको इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा, और उनको लगा कि इसके जरिए थोड़ा विक्टिम कार्ड भी खेल लेंगे, त्याग की भावना भी दिखा देंगे, त्यागी बन जाएंगे। क्या उसका फायदा मिलेगा? लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हुए उन्होंने दांव खेला कि जेल से सरकार चलाऊंगा। हालांकि एक दिन भी, 1 मिनट के लिए भी चला नहीं पाए, बाहर आकर फिर इस्तीफा देना ही पड़ा। अब इस्तीफा देकर वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं कि देखिए जो है, पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण मुझे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इस्तीफा उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की जो शर्तें लगाई हैं उसके कारण देना पड़ा। तो पहली बार अरविंद केजरीवाल डरे हुए चुनाव मैदान में उतरे हैं, और उनका डर ही इन पार्टियों को साथ लाने पर या उनका साथ लेने पर उनको मजबूर किया है। उनको डर है कि बीजेपी इस बार ज्यादा ताकत से लड़ रही है। बीजेपी को एक बात समझ में आई है कि ये जो विधानसभा, लोकसभा में बाजी पलटती है वो कुल 17-18% वोटों के कारण पलटती है। ये जो फ्लोटिंग वोट है, लोकसभा में बीजेपी के साथ चला जाता है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी के साथ आ जाता है। तो दोनों में से किसी पार्टी को अजनबी नहीं मानता। एक चुनाव में बीजेपी का साथ तो देता है ना, बीजेपी के घर में जाता है, दूसरे चुनाव में आम आदमी पार्टी केजरीवाल के घर में आता है। तो दोनों में से किसी को किसी भी समय छोड़ सकता है दोनों चुनाव में। क्या इस चुनाव में ऐसा होगा कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन इसका डर जो है पहली बार अरविंद केजरीवाल के मन में बैठ गया है। तो ये डरे हुए लोगों का जमावड़ा है। अरविंद केजरीवाल का डर क्या उनकी हार का कारण बनेगा, यह कहना अभी मुश्किल है। अभी चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, और जैसी उनकी आदत है, जैसी उनकी राजनीति है, छोटे मोटे आरोप लगाना, क्षुद्र किस्म के आरोप लगाना, झूठ बोलना, झूठ के आधार पर जो है नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करना, ये उनकी पार्टी कर रही है। अब उनके शीश महल पर भ्रष्टाचार पे सवाल उठा तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास दिखाओ। तो मतलब चूहा कह रहा है कि हम हाथी से लड़ेंगे, हाथी को चैलेंज कर रहा है कि आओ सामने। तो अरविंद केजरीवाल की ये राजनीति है, असल में उनको इन्हीं गिमिक से, इन्हीं नाटकों से, इसी नौटंकी से अभी तक राजनीतिक सफलता मिली है, और उनको लगता है कि इस बार भी मिलेगी। अब ये दिल्ली के लोगों को तय करना है कि वो कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे, इस तरह की नौटंकी की राजनीति को। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।